और आपने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे 10 मिनट 11 मिनट आप लोग बोले तो आपसे किसकी बराबरी हो आप बीच में सकती है? टोक देते हैं तो अब लड़खड़ा जाएंगे। आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। लोगों ने जापान की तुलना करी के साथ। जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। कुंडा के राजा भैया, एक ऐसा नाम, एक ऐसी प्रतिभा के धनी जिन्हें हर कोई जानता है, और जब वो विधानसभा में बोलना शुरू करते हैं तो सब उन्हें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, क्योंकि ये अपने दबंगई अंदाज से जाने जाते हैं। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर विधानसभा के अंदर इस प्रकार से और इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने विद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि सभी के सभी हतप्रभ रह गए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी भी इनकी बातें सुनकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कुछ पॉइंट्स भी नोट करते हुए नजर आए। तो क्या कुछ खास हुआ इस पूरी वीडियो के अंदर, क्या कहा राजा भैया ने, चलिए आइए देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। और आपने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे 10 मिनट 11 मिनट आप लोग बोले तो आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? टोक देते हैं तो अब लड़खड़ा जाएंगे। आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। माननीय नेता सदन ने विजन डॉक्यूमेंट पे ये 24 घंटे का ऐतिहासिक चर्चा करा करके ये पूछना चाहा है हम सभी लोगों से, जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो, तो हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्यों की क्या राय है, क्या सलाह है। इस निमित्त ये विशेष आह्वान किया गया है। श्रीमान, कल से हम सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बजट पे बोल रहे हों या धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हों। हम लोगों को अपनी राय देनी है, अपने सुझाव देने हैं। वो सुझाव यदि मानने लायक हुआ तो मानेंगे, नहीं मानने लायक हुआ कोई बात नहीं। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें हम कैसे आज विश्व के साथ खड़े रहें। आज हमको अपने अंदर सुधार क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज़ आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? पार्टी और नेता आएगी जाएंगी, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके और हमें विश्व के अग्रणी राष्ट्र में अपनी गिनती करा सके। इसलिए ये सदन श्रीमन, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है, वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल ना हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो,
अगर आप बांटेंगे तो उसको कमज़ोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ रहता है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमान, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आज़ादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान। आपने वीडियो सुनी, क्या इसका सबसे बेहतरीन पार्ट था वो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे स्पीकर महोदय का भी पार्ट बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से उन्होंने इन्हें सराहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।